तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति है, उद्भव है, इसको हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखे थे। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे उत्पन्न जो भी विवाद के कारण हैं वो क्यों है, वो हम लोग देखे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में जो भी हिस्टोरियन है, इतिहासकारों के जो मत है, उसको हम लोग देखे थे। इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी प्रभाव, दूसरा है हड़प्पा के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध में देशी क्रमिक सिद्धांत। इसमें से जो आपका पहला है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में जो आपका विदेशी प्रभाव है, जो कि आपका साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा बताया गया था, जैसे कि आपका गॉर्डन चाइल्ड, फ्रेमर, डी कोसाम्बी, इन सभी के द्वारा। और आपका जो है ये इसका हम लोग इस सिद्धांत के पीछे जो है तर्क वो देखिए हम लोग। साथ ही साथ इन जो तर्क दिए गए थे उन सभी तर्कों की सीमाएं भी देखिए हम लोग, यानी कि इसका हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों देखे। उसके बाद इसका एक निष्कर्ष भी देख लिया हम लोग। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो है वो आपका आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इस वाले टॉपिक को देखेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग सेकेंड वाले टॉपिक में देखेंगे। ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, पहला उसमें हम लोग देखें कि विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव रहा, ये पहला मत देखे। आज हम लोग दूसरा मत देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें देख लीजिए, तो इसको अगर इसको सपोर्ट करने वाले जो अगर हिस्टोरियन की बात करें हम, जैसे कि विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव जो है उसको सपोर्ट करने वाले इतिहासकार की बात करें तो यहाँ पे गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर, फ्रेमर और डी कोसाम्बी। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो आपका बीबी लाल, शरद चंद्र राव, जगपति जोशी, टी.एन. रामचंद्रन आदि इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो है वो आपका आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं ये सभी। तो बताया जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है, इसमें आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसको ये लोग मानते हैं। तो कौन कौन? बीबी लाल, एस आर राव, जगपति जोशी और टी.एन. रामचंद्रन, ये सभी जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, ये हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। और बताया जा रहा है कि इस मत के समर्थकों के अनुसार वैदिक आर्यों के द्वारा ही नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया था। तो जब कभी भी हम लोग ये पढ़ते हैं वैदिक काल, तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक जो सभ्यता थी, जो कि आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, वो आपका नगरीय सभ्यता नहीं थी। वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले आर्य लोगों का आगमन हुआ। हम लोग जानते हैं कि आर्यों की जो अगर हम लोग देखें और उत्पत्ति का, तो उत्पत्ति का बहुत सारा क्षेत्र है। जैसे अगर कई सारे जो है हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये आपका मैक्स मुलर के अनुसार जैसे बोला जाता है कि ये आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, उस वाले क्षेत्र से आए हैं, मध्य एशिया वाले रीजन से। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक साहब है जो बोलते हैं कि ये लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। तो आर्यों के आने के संबंध में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। और ये हम लोग का आने वाला जो है सेकेंड नंबर टॉपिक भी है, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्यों की उत्पत्ति, वो हम लोग वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि आर्य लोग जो कि बाहरी विदेशी थे, विदेशी क्या मतलब बाहर के लोग थे, वो आए हमारे भारत में। और भारत का अगर हम लोग देखें, ये लोकेशन ऐसा है, इस वाले लोकेशन में अगर इस वाले क्षेत्र में देखें तो जहाँ पूरा भारत के उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में ये लोग आर्य लोग जो है वो आए थे। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, और ये आकर जो है वो भारत के उत्तर और पश्चिम वाले भागों में ये आकर निवास किए थे। तो अगर हम लोग देखिए वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका ऋग वैदिक और एक आपका उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य लोग हैं वो आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर पश्चिम वाले भागों में। वहीं अगर हम लोग जब उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक में आर्यों का विस्तार हो गया था पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना, आर्यों का विस्तार हुआ था। तो बताया जा रहा है कि ये जो वैदिक आर्य लोग हैं, इन्हीं वैदिक आर्यों के द्वारा एक नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया है। ये मानते हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो है आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसको जो सपोर्ट करते हैं जो भी इतिहासकार, उनका मानना है कि वैदिक आर्यों के द्वारा ही नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वैदिक काल जो था, वैदिक पीरियड, वो आपका ग्रामीण सभ्यता थी, वो नगरीय नहीं थी।
तो क्या पहले नगरीय आया, उसके बाद में नगरी ग्रामीण आता है। तो ये भी कटाक्ष होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। तो केवल हम लोग यहाँ पे ये याद रखना है कि बीबी लाल, एस.आर. राव, जगपति जोशी, टी.एन. रामचंद्रन आदि इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और इस मत के समर्थक के अनुसार जो है वैदिक आर्यों के द्वारा ही नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया है, ऐसा उनका मानना है। अब देख लीजिए, इस सिद्धांत के समर्थकों ने अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अब कोई भी इतिहासकार है, अगर वो कोई बात बोलता है तो वो अपने पक्ष में जो है वो कुछ ना कुछ तर्क तो देगा ही ना भाई। तो वो देखिए क्या क्या तर्क दिए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि दोनों ही सभ्यता का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो आपका समान है, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश। तो बताया जा रहा है कि जो आपका वैदिक काल है इसका भी लोकेशन, इसका भी एरिया, और जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इसका भी एरिया लगभग एक समान है। इसका जो केंद्रीय क्षेत्र है, सेंट्रल रीजन जो है वो एक ही जैसा है, समान है, यानी कि सप्त सैंधव वाला प्रदेश। बताया जाता है कि यहाँ पे 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव कहा जाता है। अगर ये भारत ले लीजिए तो भारत में जो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपका ये जो रीजन है यहाँ पे कई सारी नदियों का यहाँ से प्रवाह होती है और इसको जो है वो सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। सिंधु है, सरस्वती है, आपका और भी कई सारी नदियाँ हैं इसके अलावा, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है। तो इन सभी नदियों का जो क्षेत्र है इसलिए इसको बोला जाता था सप्त सैंधव। उस समय ये सब नदियाँ का नाम उस समय नहीं हुआ करता था, उस समय कुछ और नाम हुआ करता था, जैसे कि सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो गई है, तो उसमें प्राचीन समय में वो थी। तो वही कि दोनों ही सभ्यता का जो केंद्रीय स्रोत है वो एक ही समान पे था, केंद्रीय क्षेत्र एक समान था, यानी कि जो दोनों ही सभ्यता का जो केंद्रीय क्षेत्र है, सेंट्रल रीजन, वो एक ही जैसा था, सप्त सैंधव प्रदेश। दूसरा बताया जा रहा है कि दोनों ही सभ्यता में प्रकृति पूजा जो है प्रचलित थी, तो दोनों में नेचुरल वर्शिप प्रचलित थी। फिर थर्ड देख लीजिए, थोड़ा जल्दी देखेंगे। दोनों ही सभ्यताओं में घोड़े और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी अग्नि वेदिकाएँ का और घोड़े का साक्ष्य ज़्यादा नहीं, 2-3 जगह से सुत कांगेडोर यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली थी, लेकिन घोड़े का ये लोग व्यापक प्रयोग नहीं करते थे वैदिक काल के जैसा। यहाँ पे इन लोग घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन जो घोड़ा है इनके जनजीवन में ज़्यादा यूज नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो वैदिक काल में तो घोड़ा तो आर्थिक क्रियाकलापों में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। तो बताया जा रहा है कि दोनों ही सभ्यताओं में घोड़े और अग्नि वेदिकाओं का जो है वो प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हो ही रहा था, घोड़े और अग्नि वेदिकाओं का। फिर बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त जो हरियूपिया जो शब्द है वो हड़प्पा सभ्यता से मानी गई है। तो बताया जा रहा है कि जो है ऋग्वेद जो कि आपका वैदिक काल का ग्रंथ है, वैदिक संहिताओं की बात करें तो इसमें 4 गो है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें बताया जा रहा है कि जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में जो प्रयुक्त हुआ है हरियूपिका, उस शब्द की जो व्याख्या है वो हड़प्पा सभ्यता से ही ली गई है, ऐसा मान्यता है। इसके अलावा देख लीजिए आप 5वां नंबर पॉइंट, बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो आर्यों के जो देवता है इंद्र, वो दुर्गों के देवता थे और हड़प्पा सभ्यता में भी दुर्गों का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व था। हम लोग जानते हैं कि जब आपका हड़प्पा सभ्यता की देखते हैं, अगर ये घर है तो घर के चारों ओर एक दुर्ग बना दिया जाता था, ऊंचे ऊंचे दीवार बना दिए जाते थे। तो ये जो है वो यहाँ पे दुर्ग बनाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए जाते थे। और हम लोग देखते हैं ये भी कि जब हम लोग आर्यों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है भगवान इंद्र है, इंद्र देवता को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे प्रमुख देवता यही थे, इंद्र थे। और इंद्र को जो है वो पुरंदर भी कहा जाता था और इनको जो है वो दुर्गों के देवता कहा जाता था, यानी कि दुर्ग जो है ना, बड़े बड़े जो किले हैं इनके देवता जो है इंद्र को कहा जाता था। और बताया जाता था कि दुर्गों का देवता है भगवान इंद्र, और हड़प्पा काल में भी दुर्गों का महत्व था, ठीक ना। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर देख लीजिए, ये तो समानताएं हो गई, अपने पक्ष में बात बता दिया। अब आगे देख लीजिए, परंतु हड़प्पा सभ्यता के साथ वैदिक आर्यों या फिर संस्कृति के बीच कुछ समानताएं दिखाई देती है, परंतु दोनों के बीच अनेक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। देखो, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक आर्यों के बीच दोनों का संस्कृति में देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज़ तो दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो है वो आपका विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, डिससिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। वो क्या है क्या नहीं है, एक बार उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। क्या है देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है आपका कि
नवीन शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्रीय स्थल वो सप्त सिंधु प्रदेश नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। ठीक है, तो नए नए शोध हो रहे, अन्वेषण हो रहे हैं, तो इससे ये चीज़ पता चला है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो केंद्रीय स्थल है वो सप्त सिंधु प्रदेश नहीं था बल्कि क्या है, सरस्वती नदी या फिर बोलो हड़प्पा नदी, यही था। ठीक ना। तो पहले हम लोग बोले कि दोनों का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो लगभग लगभग एक समान है, सप्त सिंधु प्रदेश। फिर जब बाद में नया नया इसमें शोध हुआ तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश ना होकर क्या है, सरस्वती नदी है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। ये तो आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो वो आपका ग्रामीण थी। फिर बताया जा रहा है कि वैदिक सभ्यता जो है वो आपका कृषि प्रधान थी जबकि हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग देखें तो वो आपका व्यवसाय के आधार पे था। और अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका नगरीकृत भी था और साथ ही साथ यहाँ पे व्यवसाय वगैरह ज़्यादा होता था, कृषि वगैरह भी होता होगा और साथ ही साथ यहाँ पे व्यवसाय व्यापार वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे जो है वो व्यापार जो है वो देश छोड़ो विदेश के साथ भी व्यापार हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा आपका डिसिमिलैरिटीज़ है। तो क्या कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान थी और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो आपका व्यवसाय पे आधारित थी। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि वैदिक आर्यों के घर घास फूस एवं लकड़ियों के बनते थे जबकि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे और वो बाकायदा वो ना टाउन प्लानिंग किया करते थे कि घर कैसे बनाना है सो। तो वैदिक आर्यों के जो घर हुआ करते थे वो घास फूस के लकड़ियों के हुआ करते थे और हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं इनके जो घर हुआ करते थे वो पूरा पक्की ईंटों का हुआ करते थे और प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ हुआ करते थे। फिर बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो समाज है वो कैसा है, वो आपका जो है अधिकांश जो है वो आपका मृत सत्तात्मक देखने को मिलता है कि इन लोगों का समाज कैसा है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। जबकि अगर हम लोग वैदिक समाज की बात करें तो वो आपका तो सत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है। तो ये भी दोनों में डिसिमिलैरिटीज़ हो गया। फिर बताया जा रहा है कि वेदों में इंद्र को पुरंदर कहा गया है अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला, ना कि दुर्गों का निर्माता। ठीक है, पहले हम लोग क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो है वो मतलब सॉरी हम लोग क्या बोले, पहले बोले हम लोग कि आपका आर्यों के देवता प्रमुख देवता थे इंद्र और वो दुर्गों के देवता थे और हड़प्पा सभ्यता में भी दुर्गों का काफ़ी ज़्यादा महत्व था। लेकिन फिर इसका जो है जितना भी हम बताए हैं तर्क, उस सभी तर्कों का सीमाएं भी हैं और इसमें बताया गया है कि जो भी आपका जो क्या बोलते हैं वेदों में जो भगवान इंद्र है इनको पुरंदर कहा गया है और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, ना कि दुर्गों को बनाने वाला। और हड़प्पा सभ्यता में तो दुर्ग का अर्थ दूसरा हो जा रहा था, यहाँ पे तो ऊंचे ऊंचे किले हो जा रहे थे और वहाँ पे तो दोनों का बीच अगर देखें तो ये आपका डिसिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। तो वेदों में इंद्र को पुरंदर कहा गया है अर्थात दुर्गों को तोड़ने वाला, ना कि दुर्गों को बनाने वाला। आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक आर्य में लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो आपका लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अगर हम लोग देखें तो वैदिक आर्य का जो टाइम पीरियड देखें तो लगभग वो आपका 600 BC है और अगर वैदिक आर्य की बात करें तो हम लोग मानते हैं इसको 1500 BC, कितना 1500 BC मानते हैं। इसमें से देखते हैं हम लोग पहला कि 1500 से 1000 BC, फिर 1000 से लेके आपका 600 BC तक मानते हैं, दो ठो। तो 1500 से 1000 ये आपका ऋग्वैदिक, 1000 से 600 ये आपका उत्तर वैदिक, ऐसा है। जबकि लोहे का खोज जो है वो आपका 6 BC में हुआ है और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व है और यहाँ पे लोहे का खोज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है कांसा बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, तो तांबा में टीन को मिला दिए तो कांसा बन गया, ये आपको पता है। आगे देख लीजिए, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था जबकि हड़प्पा सभ्यता को जो है वो लिपि प्रचलित थी, लेकिन इसकी लिपि क्या है वो हम लोग को पता नहीं है। और साथ ही साथ इन लोग जो है वो भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफी बहुत ही ज़्यादा किया करते थे, ये हम लोग को पता है। और अगर हम लोग देखें तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आपका लिपु लेख था, ये भी हम लोग जानते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन ये 9 नंबर पॉइंट,
कि आर्यों का अगर मुख्य पशु की बात करें तो वो था आपका अश्व, और जो अश्व था वो युद्ध और मनोरंजन दोनों में प्रयोग होता था। तो आर्यों का जो मुख्य पशु था वो था घोड़ा यानी कि अश्व, और ये जो अश्व है वो आपका युद्ध में भी प्रयोग होता था और मनोरंजन इसके लिए भी प्रयोग होता था। जबकि हड़प्पावासी जो है वो घोड़े का प्रयोग वैदिक आर्यों की तरह नहीं करते थे। इनके साथ ही हड़प्पावासी बाघ और हाथी के बारे में भी जानते थे, जबकि आर्य इनसे परिचित नहीं थे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो भी हड़प्पावासी लोग थे वो घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन उनका उपयोग वो ज़्यादातर नहीं करते थे। उसी तरह हड़प्पा के लोग जो है वो बाघ और हाथी से भी परिचित थे, जबकि आर्य लोग बाघ और हाथी के बारे में नहीं जानते थे, उनसे परिचित नहीं थे, ऐसा मान्यता है। ठीक ना, क्या सही है क्या नहीं है इसमें हम लोगों को नहीं जानना है। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा कि नवीन शोधों से स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो सप्त सिंधु ना होकर क्या हो गया, सरस्वती हो गया। हड़प्पा नगरीकृत, वैदिक सभ्यता ग्रामीण, वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान, हड़प्पा सभ्यता व्यावसायिक प्रधान, वैदिक आर्यों के घर घास फूस और लकड़ियों के, और इनके घर पक्की ईंटों का। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक। वेदों में इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्गों को तोड़ने वाला, ना कि दुर्गों का निर्माता। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, और हड़प्पा काल में लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, जबकि हड़प्पावासी लोग लिपि प्रचलित थी, उनको पढ़ा नहीं जा सका है। आर्यों का मुख्य पशु अश्व था, घोड़ा था, और ये लोग उनका युद्ध और मनोरंजन दोनों में प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी लोग घोड़े से परिचित थे, लेकिन उनका यूज नहीं करते थे। हड़प्पावासी लोग बाघ और हाथी से भी परिचित थे, जबकि आर्य लोग इनसे परिचित नहीं थे, बाघ और हाथी से। ये सब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, आपको पता चल गया है। आगे देख लीजिए, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता नहीं माना जा सकता है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका वैदिक आर्य है, वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का हम लोग निर्माता तो नहीं मान सकते हैं इनके आधार पर। तो उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता नहीं माना जा सकता है। ठीक है ना, इसको और भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप खुद अपनी लैंग्वेज में इसका निष्कर्ष लिखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो है वो दूसरा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत था ये वाला, जिसमें आपका बीबी लाल, एस.आर. राव, जगपति जोशी, टी.एन. रामचंद्रन इत्यादि जो इतिहासकार है इनका ये मत है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति में देशी क्रमिक सिद्धांत। और ये जो देशी क्रमिक सिद्धांत है यही सबसे ज़्यादा आपका सर्वमान्य है, यही आपका टॉपिक जो है वो आपका सर्वमान्य है। तो 3 गो सिद्धांत है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित। पहला सिद्धांत, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, इसका प्रभाव। ये देख लिए, दोनों सिद्धांत जो है वो उतना ज़्यादा सिद्ध नहीं होता है। तीसरा सिद्धांत है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में देशी क्रमिक सिद्धांत, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। और ये जो तीसरा नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो अप्रोप्रिएट बैठता है, यही एकदम सूटेबल बैठता है। तो क्या बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है आपका वो देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति में देशी क्रमिक सिद्धांत, ये हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में देशी क्रमिक सिद्धांत, इसको देखते हैं। अब देख लीजिए इसके बारे में भी कि इससे संबंधित भी कुछ आपके जो है वो हिस्टोरियन है, जैसे कि फेयर सर्विस, रोमिला थापर, अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल आदि इतिहासकारों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि हड़प्पा सभ्यता एक स्वदेशी सभ्यता है। कैसी है, तो एक जो है वो आपका स्वदेशी सभ्यता है, और इसका जो विकास है वो 3000 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा, और ये एक क्रमिक प्रक्रिया का ही फलस्वरूप देखने को मिलता है। तो देखिए, अभी तक जितने भी व्यक्ति आए वो कोई आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत बता रहा है, तो कोई विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव बता रहा है, लेकिन इन्हीं बीच कुछ ऐसे भी हिस्टोरियन आए जो कि विदेशी भी थे, इंडियन भी थे, जैसे कि फेयर सर्विस, रोमिला थापर, अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल इत्यादि। ये सभी जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, ये इस बात को प्रूव करने में प्रयास करते हैं, इस बात को प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक स्वदेशी सभ्यता है।
इंडिजिनस आपका सिविलाइजेशन है, तो वो कैसा है, स्वदेशी सभ्यता है। तो ये सभी जो इतिहासकार है वो इस बात को प्रूव करने में लगते हैं, प्रमाणित करने में प्रयास करते हैं, प्रमाणित करने का कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक आपका स्वदेशी सभ्यता है, और इसका जो विकास है वो एकाएक नहीं हुआ है, बल्कि 3000 वर्षों से भी अधिक समय तक चली आ रही जो क्रमिक प्रक्रिया है इसके फलस्वरूप हुआ है। तो लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा क्रमिक सीक्वेंस में देखें तो सीक्वेंस में आपका विकास की प्रक्रिया चल रही है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पहले मानव जो है वो पत्थरों का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं पाषाण काल। पत्थरों के बाद धीरे धीरे जो मानव है वो आपका मतलब तांबा वगैरह का धातु का प्रयोग करने लगे, फिर धातु में भी और दूसरों को मिलाने लगे, जैसे तांबा हो गया, तांबा का यूज करते थे, तांबा कमज़ोर था तो तांबा को मजबूत करने के लिए उसमें टीन मिला दिए तो बन गया कांसा, फिर कांसा का यूज किए। उसके बाद धीरे धीरे लोहा का खोज हुआ, फिर ये लोग लोहा का यूज करने लगे। तो देखिए इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो इसी तरह बताया जा रहा है कि ये हमारा जो सभ्यता है वो आपका स्वदेशी सभ्यता है, और इसका जो विकास है वो एकाएक नहीं बल्कि 3000 वर्षों से भी अधिक समय तक चलती आ रही क्रमिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ये धीरे 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 प्रोसेस आगे बढ़ते गया, लोगों में डेवलपमेंट होते गया, और धीरे धीरे इतना डेवलप हुआ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जैसा एक विशाल जो है वो नगरीय सभ्यता स्थापित कर दिए। ठीक है, आगे देखिए। इन इतिहासकारों के अनुसार बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ ये अगर हम इन हिस्टोरियन की बात करें, इन इतिहासकारों की बात करें, तो इनके अनुसार बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो स्थित है मेहरगढ़ और सिंध, और बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़ और सिंध में स्थित है आमरी और कोटडीजी, और राजस्थान में स्थित है सोथी संस्कृति। ये सभी जो है वो आपका प्राक हड़प्पीय संस्कृतियों के क्रमिक विकास से ही हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जो है स्वरूप अस्तित्व में आया है। तो इन हिस्टोरियन के द्वारा बताया गया है कि हड़प्पा एकाएक नहीं आया है, पहले आया आपका हड़प्पा का इनिशियल फेज जिसको बोलते हैं हम लोग प्राक हड़प्पीय। दूसरा आता है मैच्योर हड़प्पा जिसको हम लोग बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा। फिर आता है आपका हड़प्पा काल के बाद यानी कि हड़प्पोत्तर इसको बोलते हैं। ठीक ना। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो अलग अलग फेजेस से होकर गुजरता है, वो एकाएक नहीं बना है। तो अगर हम लोग देखें तो आपका कुछ ना प्राक हड़प्पीय संस्कृति भी देखने को मिलती है, जैसे कि बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ है, सिंध में आपका आमरी है और कोटडीजी है। इसके अलावा अगर हम लोग राजस्थान में देखें तो वहाँ पे सोथी संस्कृति है। तो ये अलग अलग जो संस्कृति दिखाई जा रही है ये आपका प्राक हड़प्पीय संस्कृतियों का एक दिखा रहा है कि इनका विकास धीरे धीरे हुआ है। ये क्रमिक विकास से ही ये बताया जा रहा है कि इन सभी का जो है क्रमिक विकास हुआ है, जिसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय स्वरूप में जो है वो आज अस्तित्व में आया है। तो यही बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, सिंध में आमरी और कोटडीजी है, और राजस्थान में सोथी संस्कृति है। ये सभी संस्कृतियाँ जो है वो आपका प्राक हड़प्पीय संस्कृतियाँ हैं, और इनसे ये साबित होता है कि पहले आपका हड़प्पा का इनिशियल फेज आया, प्राक हड़प्पा आया, फिर वो धीरे धीरे मैच्योर में बदला, फिर वो धीरे धीरे आपका हड़प्पा का जो है हड़प्पोत्तर में बदलते चला गया। ठीक ना। ये तीन आपका स्टेज आता है, एक है आपका मैच्योर, एक है आपका इससे इनिशियल यानी कि इससे पहले, एक है इससे बाद का। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि केवल मैच्योर स्टेज का ही हम लोग को केवल साक्ष्य मिल रहा है, नहीं, प्राक हड़प्पीय सभ्यता का भी हम लोगों को साक्ष्य मिल रहा है, हड़प्पोत्तर सभ्यता का भी जो है वो हम लोग को साक्ष्य देखने को मिल रहा है, तीनों का मिल रहा है। तो ये लिंक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो यही है आपका। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में देशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो सबसे अधिक यही तार्किक लगता है। अगर लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक जो तार्किक है वो आपका देशी उत्पत्ति का सिद्धांत ही लगता है। ठीक है ना। इसके अलावा देख लीजिए, पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एवं सिंध में कई ग्रामीण संस्कृतियां जो है वो आपका अस्तित्व में थी।
देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो आपका नगरीय सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बलूचिस्तान में, सिंध में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला जो रीजन है, यहाँ पे पहले ग्रामीण संस्कृतियाँ हुआ करती थी। ये आपका पुरातात्विक खोजों से ये चीज़ स्पष्ट हुआ है। तो पहले इस रीजन में ग्रामीण संस्कृतियाँ थी हड़प्पा सभ्यता से पहले। तो कहीं ना कहीं इस सभ्यता में अगर अभी नगरीय संस्कृति मिल रहा है, तो पहले ग्रामीण संस्कृति से ये लोग कन्वर्ट हुएंगे नगरीय संस्कृति में। तो ये चीज़ तो सिद्ध हो रहा है ना भैया, पुरातात्विक साक्ष्यों से या पुरातात्विक खोजों से। तो ये बताया जा रहा है कि तो ओवरऑल क्या कहना क्या अर्थ है, तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो आपका देसी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यही सबसे ज़्यादा तार्किक है, क्योंकि पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में कई सारी ग्रामीण संस्कृतियाँ जो थी अस्तित्व में तो थी। इसके अलावा देख लीजिए, चूँकि ये संस्कृतियाँ सिंधु घाटी क्षेत्र के मैदानों में स्थित थी, अतः यहाँ पे कृषि का निरंतर विकास होता गया। तो बताया जा रहा है ये जो जितने भी संस्कृतियों की बात की जा रही है, वो सभी संस्कृतियाँ कहाँ पे थी, तो आपका सिंधु घाटी रीजन में थी। और सिंधु घाटी रीजन में जो है वो आपका पर्याप्त मात्रा में क्या है, जल की उपलब्धता थी, जिसके कारण यहाँ पे मैदानी क्षेत्र मिलते हैं। और मैदानी क्षेत्र में जो है वो आपका कृषि का उपज बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में कृषि का क्या होता गया, निरंतर विकास होता गया। और आगे चलकर यहाँ के निवासियों ने प्रस्तर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ कांसे के उपकरणों का भी उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में करने लगे। तो जैसे अभी बताया गया ना, पहले लोग जो है वो पत्थरों का यूज़ करते थे, पत्थरों से वो ज़्यादा अपना काम उतना बढ़िया से नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे जब कांसा का यूज हुआ, तांबा का यूज हुआ, फिर कांसा का यूज हुआ, फिर उसके बाद लोहा का खोज हुआ। तो इससे आपका एक बोलते हैं ना कि लोह युग जो है वो एक आपका क्रांति आ गया, इसको एक युग मान लिया गया लोहे की खोज को, इसलिए इसको आयरन एज यानी कि लोह युग कहा जाता है। क्योंकि लोहे के खोज के बाद पूरा आपका जनजीवन ही बदल गया। लोहे का जब यूज हम लोग कृषि में किए तो इससे उत्पादकता इतना सरप्लस हो गया ना कि जो पहले 10 लोग मिल के जितना काम करते थे, उतना ही काम अब 5 लोग ही मिल के कर दे रहे हैं। तो जो 5 लोग बचेंगे वो कुछ अलग अलग कामों में लगेंगे, कोई व्यापार करेंगे, कोई कुछ अलग अलग काम करेंगे, कोई मिट्टी का बर्तन बनाएंगे, पोट्री का काम करेंगे, कुम्हार का काम करेंगे, मिस्त्री का काम करेंगे। तो जब लोग अलग अलग कामों का उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा तभी ना कर पाएंगे। तो ही चीज़ है कि बताया जा रहा है कि ये जो संस्कृतियाँ है वो सभी सिंधु घाटी क्षेत्र में ही स्थित थी, और जो कि आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जल की उपलब्धता भी थी। अतः यहाँ पे जो कृषि का निरंतर क्या होते गया, डेवलपमेंट होते गया, धीरे धीरे विकास होते गया। और आगे चल के यहाँ के जो निवासी है वो आगे चल के प्रस्तर यानी कि पत्थर का और तांबे का उपकरणों के साथ साथ कांसे का उपकरणों का भी यहाँ पे यूज करने लगे। उसके बाद जब धीरे धीरे आपका लोहे का खोज हुआ तो यहाँ पे जो है वो कृषि क्षेत्र का यहाँ पे और भी ज़्यादा विस्तार हो गया, और इससे कृषि जो है वो अधिशेष मात्रा में क्या होने लगी, प्राप्त होने लगी। हम लोग ये भी जानते हैं। फिर बताया जाता है कि चूँकि इस क्षेत्र में कई खानाबदोश जातियाँ भी रहती थी और निवास करती थी, जिनका जो संपर्क है वो आपका पश्चिमी एशिया के लोगों के साथ रहा होगा। तो बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं ना कि हंटिंग और फूड गैदरिंग लोगों का काम था पहले पुरापाषाण काल में। तो वैसे ही देखिए, अगर हम लोग जान लीजिए कि ये आपका पूरा भारत है, तो भारत के उत्तर और पश्चिम वाले भाग में आपका अगर कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है, तो इस वाले रीजन में आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति चल रही है। कहीं पे आपका जो है वो नवपाषाण काल ही चल रहा है। ऐसा कैसा है, सभी जैसा एक जैसा संस्कृति चले ऐसा ज़रूरी नहीं था। सभी का जो है वो स्थिति परिस्थिति अलग अलग था, तो वहाँ पे अलग अलग काम चल रहा था। देखिए इस रीजन में वाटर का उतना बढ़िया नहीं था व्यवस्था, तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र नहीं डेवलप हो पाया। इस रीजन में वाटर का व्यवस्था बहुत बढ़िया था, यहाँ पे कृषि क्षेत्र बेहतर हो पाया, यहाँ पे अधिशेष होने लगा, इन लोग व्यापार करने लगे। तो इस तरह करके बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि कई सारी खानाबदोश जातियाँ भी जो है वो निवास करती होगी, और इनका जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया के लोगों के साथ धीरे धीरे जो है वो आपका रहा होगा। फिर बताया जा रहा है कि अतः ये जो खानाबदोश जातियाँ हैं, तो अतः इन खानाबदोश जातियों के द्वारा ही कृषि अधिशेष का जो है वो बाहरी व्यापार किया गया होगा। तो ये जो खानाबदोश जातियाँ इस क्षेत्र में रह रही थी, इनके द्वारा ही क्या हो गया, जो कृषि अधिशेष में हो रहा था, इस कृषि अधिशेष का बाहरी देशों के साथ क्या होने लगा, या बाहरी लोगों के साथ क्या होने लगा, व्यापार होने लगा।
जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगा। तो इससे क्या हो गया, जब व्यापार होने लगा तो इन लोगों पर पैसा आने लगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी, और इस आर्थिक लाभ ने ही इन ग्रामीण संस्कृतियों को नगरीय विकास के रूप में बदलने में या कन्वर्ट होने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब लोग जो धीरे धीरे आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, प्रोस्पेक्टिव हो गए, तब उन लोग धीरे धीरे फिर क्या हो गए, ग्रामीण संस्कृति से कन्वर्ट हो गए किधर, आपका शहरी या फिर नगरीकृत संस्कृतियों में। स्वाभाविक सी बात है, अभी आपके पास नौकरी नहीं है तो आपका जो है खर्च वो सीमित होगा, आप घर वालों पे डिपेंड होंगे, या आप अगर कुछ काम करते होंगे, प्राइवेट जॉब करते होंगे या फिर ट्यूशन पढ़ाते होंगे, यही आपका खर्चा होगा, इसी से आपका खर्चा निकलता होगा, तो हर चीज़ आपका सीमित होगा। अभी आपके पास कपड़े होंगे वो ब्रांड नहीं होंगे, सब कुछ सीमित होगा, फ़ोन भी आपका नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास नौकरी लग जाएगा, आप आर्थिक रूप से जो है वो आप सक्षम हो जाएंगे, और फिर आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप ब्रांड के कपड़े, ब्रांड ब्रांड के मोबाइल, अच्छी अच्छी चीज़ों को घूमना फिरना, खाना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, ये सब आप करने लग जाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये बताया जा रहा है कि जो कृषि सरप्लस हुआ, उसके बाद जो वहाँ पे खाना बदोश जातियाँ रहती होगी, वो उनका जो संपर्क जो है वो मध्य एशिया के लोगों के साथ हुआ होगा। बाद में इन्हीं खाना बदोश जातियों के द्वारा ही जो कृषि अधिशेष में हो रहा था, उसका बाहरी देशों या लोगों के साथ व्यापार होने लगा, जिससे इनको आर्थिक लाभ होने लगा। और ये जो आर्थिक स्थिति जब इनकी बेहतर हुई, आर्थिक लाभ होने के कारण, तो यही जो है इनको ग्रामीण संस्कृतियों से नगरीय संस्कृतियों में जो है वो चेंजिंग होने में, बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब ये प्राक हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियाँ हड़प्पाई संस्कृतियों में विकसित हो गई, तो संभव है कि मेसोपोटामिया तत्वों ने भी इसके स्वरूप में भी अपनी भूमिका निभाई होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को ये नकार नहीं सकते हैं कि ये जो सभ्यता है इसमें केवल 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 देसी सभ्यता, देसी क्रमिक सिद्धांत का ही इसमें काम होगा। बताया जा रहा है कि जो आपका पहले प्राक हड़प्पाई सब ये स्थल है, कि जो भी आपका प्राक हड़प्पाई जो आपका स्थल है, यानी कि जो आपका अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी साइट्स है, वही आपका मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में बदला ना। यानी कि जो आपका प्राक हड़प्पाई जो भी स्थल है या जो भी संस्कृति है, वही संस्कृति आपका प्राक ये हड़प्पाई संस्कृति जो है वही आपका हड़प्पाई संस्कृति में बदल गया। यानी कि प्राक हड़प्पाई संस्कृति आपका ग्रामीण हुआ करती थी, और हड़प्पाई संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति जो है वो आपका कैसी होती थी, वो आपका नगरीकृत हो गई। तो ग्रामीण से नगरीकृत यही हुआ, तो प्राक हड़प्पा से ही आपका हड़प्पा सभ्यता बना, ठीक है ना। तो प्राक हड़प्पा से ही आपका जो है हड़प्पाई संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति का विकास हो गया। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये संभव है कि जो मेसोपोटामियाई यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इस सभी सभ्यताओं के भी जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं इनके स्वरूप में अपनी जो भूमिका कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में निभाई होगी। परंतु मेसोपोटामियाई तत्वों का प्रभाव व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा ही संभव हुआ होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ इनका संपर्क था, तो वो कैसे संपर्क स्थापित हुआ, तो आपस में अगर जो भी तत्वों का आदान प्रदान हुआ है तो वो कैसे हुआ, वो जब हम लोग व्यापार किए तो व्यापार करने से ही हमारी संस्कृतियाँ और उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। तो ये आदान प्रदान जो है वो तभी संभव हो पाया। जैसे अगर हम लोग इसको वर्तमान से भी जोड़े, तो हम लोग जो है वो विश्व में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हम लोग अवगत है। तो हमारी दिनचर्या, हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो कुछ भी होता है वो वर्ल्ड वाइज इफेक्ट होता कि नहीं होता है। विश्व में क्या हो रहा है वो भी हमारे देश में प्रभावित होता कि नहीं होता है। तब हम लोग का लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, तो हम लोग का रहन सहन, बात व्यवहार, संस्कृति, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होगा ही ना, यही बात है। तो बताया जा रहा है कि जो आपका प्राक हड़प्पा जो ग्रामीण संस्कृतियाँ हुआ करती थी, वही आपका हड़प्पा संस्कृतियाँ में बदल गई, और यही आपका नगरीय सभ्यता बन गई, नगरीकृत हो गई। और ऐसा भी माना जाता है कि जो आपका मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके भी तत्व इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए होंगे। लेकिन इन तत्वों का जो है आपस में लेन देन कैसे संभव हो पाया, कि जब हम लोग व्यापार किए और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, तभी ये सब तत्वों का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। फिर बताया जा रहा है कि
हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हड़प्पाई स्वरूप वाले ग्रामीण संस्कृतियों का साक्ष्य हम लोग का जो है वो प्राप्त होता है। तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन भी हो गया ना, तो उसके बाद के वाले भी जो क्षेत्र हैं वो भी हम लोग यहाँ पे झारखंड मतलब ये भारत में देखने को मिलते हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्रों में। यानी कि हड़प्पा के पहले वाले फेज के भी स्थल, हड़प्पा के समय वाले फेज के भी स्थल और हड़प्पा के बाद के फेज वाले भी स्थल भारत में मौजूद है। ठीक है ना। पहले ग्रामीण संस्कृतियों के भी ये अवशेष यहाँ मिले, फिर नगरीय संस्कृतियों के भी अवशेष मिले, फिर आपका ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष भारत में देखने को मिलते हैं। और इससे ये प्रतीत होता है कि हड़प्पा के पतन के बाद जो लोग हैं वो पलायन करके इन क्षेत्रों में आकर जो है वो बस गए होंगे। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो एकाएक जो है वो पतन हुआ। इनका पतन होने के बाद ये जो नगरीय सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं बाद में फिर से लोगों को शुरू से शुरू करना पड़ा, फिर से ये लोग ग्रामीण जो संस्कृतियों में बदले। ठीक है ना। और बताया जा रहा है कि भारत जैसे देश में, हमारे देश में हड़प्पा के बाद के भी जो है बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के पहले का स्थल भी, हड़प्पा के समय के भी स्थल और हड़प्पा के बाद के भी स्थल भारत में देखने को मिलते हैं। तो पहले ग्रामीण संस्कृति का स्थल, फिर नगरीय संस्कृति का स्थल, फिर वापस ग्रामीण संस्कृतियों के स्थल जो है वो देखने को मिलते हैं। और बताया जाता है कि जिससे प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा के पतन के बाद जो लोग पलायन किए होंगे, माइग्रेट किए होंगे, वो सभी लोग आकर इन्हीं रीजन में, यानी कि हड़प्पा के बाद वाले जो ग्रामीण संस्कृतियाँ जो दिख रही है, इसी क्षेत्र में आकर बस गए होंगे। ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न विचारों एवं सर्वाधिक तार्किक विचार देशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतीत होता है। तो अगर हम लोग अलग अलग विचार देखें कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में जो अलग अलग विचार देखे हैं, इसमें से अगर हम लोग देखें सर्वाधिक अगर तार्किक विचार कोई है तो वो आपका देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत ही प्रतीत होता है। कौन सा? तो आपका देशी उत्पत्ति का सिद्धांत ही प्रतीत होता है। हालांकि इस संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले अभी भी पुरातात्विक खोजों और अनुसंधानों की आवश्यकता है। ठीक ना। तो ओवरऑल जो आप कंक्लूजन लिखिएगा वहाँ पे बताइएगा कि इन सभी इन सभी एस्पेक्ट को देखने के बाद ये डिसीजन लिया जा सकता है कि जो भी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो भी हम लोग अलग अलग सिद्धांत देखे हैं, चाहे वो विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव देखे हैं या फिर हम लोग जो देखिए हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत देखे हैं, या फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में देशी क्रमिक सिद्धांत देखे हैं। ये 3 वो सिद्धांत देखे हैं जिनमें से सबसे अगर सर्वाधिक तार्किक कोई विचारधारा लगा है या सबसे तार्किक जो सिद्धांत लगा है वो आपका देशी उत्पत्ति का सिद्धांत ही लगा है कि ये एकदम सीक्वेंस में मिल रहा है आपको। लेकिन फिर भी हम लोग किसी जो बोलते हैं किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी भी हम लोगों को कई सारे पुरातात्विक खोजों और अनुसंधानों की आवश्यकता है, जिसके बाद ही हम लोग किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। ठीक ना। लेकिन इतने साक्ष्यों के आधार पे देशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट देखने को मिलता है अभी तक उपलब्ध जो है उनमें से। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप देखिएगा तो ये जो 3 ठो सेक्शन बताए हैं, यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपका 11 to 13 जेपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का यहाँ से बनता है। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहेंगे आंसर तो एक क्वेश्चन यहीं पे आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आपका पक्ष और विपक्ष दोनों देना है, तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। तो अगर 2 क्लास अभी तक हुआ है, 2 क्लास में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका मेंस में फंस गया है और यही क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत आप और भी कुछ ऐड करके इसको और भी बेहतर जो है इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये वाला जो पोर्शन था आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट तैयार हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात किए हैं,
तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये है आपका भारत, यहाँ देख लीजिए ऐसा। अब भारत में देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये पूरे रीजन में ऐसे 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 यहाँ पे पूरा जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। कैसा आकृति है इसका, ऐसा है, त्रिभुजाकार में फैला हुआ है, ठीक ना। इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का हम लोग लोकेशन देखेंगे तो उत्तर में आपका कश्मीर है, और एक जगह की बात करेंगे तो वो है आपका मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो वो आपका दैमाबाद है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, गोदावरी या फिर घग्गर नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो वो है आपका मेरठ है, आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो आपका है सुदकांगेडोर है, जो कि आपका बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो ये देख लीजिए, सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। पूर्वी बिंदु जो है आलमगीरपुर, ये आपका हिंडन नदी किनारे है। पश्चिमी बिंदु जो है सुदकांगेडोर, ये आपका दास नदी किनारे है। उत्तरी बिंदु जो है आपका मांडा जम्मू कश्मीर में, ये चिनाब नदी किनारे है। और दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में, वो आपका गोदावरी या फिर घग्गर नदी किनारे है। यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखिए, पुरातात्विक खुदाइयों से पता चला है कि ये सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें न सिर्फ भारत के आधुनिक राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ कुछ भाग इसमें शामिल थे। तो पुरातात्विक खुदाई से ये चीज़ पता चला है कि ये जो क्षेत्र है, इस सभ्यता का जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र में ये फैला हुआ था, और इसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र शामिल थे। भारत के कौन कौन सा क्षेत्र है तो वो भी बहुत सारा है, जिसमें से अगर हम लोग मेनली की बात करें तो वो कौन कौन है आपका, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि है, ठीक ना। ये सभी जो क्षेत्र है वो आपके इसमें पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसको एरिया वाइज देखेंगे तो एरिया वाइज भी आपका ज़्यादा हो जाता है इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग बात करें भारत की तो देख लीजिए, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है इत्यादि। वहीं अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें तो आपका है सोरतुगाई और आपका मुंडकाक, ये सभी है, 2 गो स्थल है। अब वहीं अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपका बहुत सारा है, जैसे कि आपका बलूचिस्तान क्षेत्र में है, सिंध क्षेत्र में है, पंजाब जो कि रावी नदी के किनारे यहाँ पे है, अलग अलग जगहों में है। बलूचिस्तान क्षेत्र में है मेहरगढ़, सुदकांगेडोर, फिर आपका सोतका कोह। इसके अलावा अगर हम लोग सिंध वाले क्षेत्र में देखें तो आपका मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है, आमरी है, चनहुदड़ो है, अल्लाह दीनो है। वहीं अगर हम लोग पंजाब जो कि रावी नदी के किनारे है उस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपका हड़प्पा है और आपका गनवेरी वाला है, ये सभी पाकिस्तान में है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो त्रिभुजाकार ऐसा फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि इसका जो आकृति है वो आपका लगभग त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी, और यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुदकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ तक ये फैली हुई है। यह सभ्यता देखिए तो ये आपका सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत यानी कि फैली हुई थी। इसके अलावा देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, इस सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था। तो हड़प्पा कालीन स्थलों की बात करें तो इसमें से जो मोहनजोदड़ो है वो इस सभ्यता का प्रमुख स्थल था, और अधिकांश आबादी इसी क्षेत्र में जो है वो निवास करती थी या फिर स्थित थी। हड़प्पा के शहरी आबादी के अतिरिक्त अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पाषाण युक्त जहाँ पे पाषाण युग के शिकारी, संग्रहकर्ता या फिर घुमंतू चारवाहों वाले प्राग ऐतिहासिक काल के समुदायों के लोग के साथ भी रहते थे। तो अभी आपको बताया गया था ना कि अगर हम लोग देखेंगे ये पूरा इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा चल रहा है, ये आपका त्रिभुजाकार आकृति में है।
कहीं पे आपका प्रागैतिहासिक काल ही चल रहा है, कहीं पे आपका नवपाषाण काल चल रहा है, कहीं पे आपका मध्यपाषाण काल चल रहा है। तो इस तरह से कर करके अलग अलग रीजन में देखने को मिलता है। तो एक ही साथ यहाँ पे एक तरफ आपका पूरा डेवलप है, वो अब नगरीय व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता, एक तरफ आपका मध्यपाषाण चल रहा है, एक तरफ आपका प्रागैतिहासिक काल चल रहा है। तो ये सभी एक साथ ही चलते हैं। कहीं पे घुमंतू लोग रह रहे हैं, घुमंती चरवाहे के रूप में रह रहे हैं, कहीं पे अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता रह रहे हैं, हंटिंग और फूड गैदरिंग की काम कर रहे हैं अभी भी। तो ये बताया जा रहा है। तो क्या बोले कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है मोहनजोदड़ो, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था, ये था, और एक आपका हड़प्पा भी था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों था। और बताया जा रहा है कि सबसे अधिक जो आबादी है वो आपका मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में ही निवास करते थे। फिर बताया जा रहा है कि हड़प्पा के जो शहरी आबादी के अलावा अनेक ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पे पाषाण युग के संग्रहकर्ता या फिर जो घुमंतू चारवाहा है जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं, वो उनके समुदायों के लोग भी साथ में रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या यहीं पे रह रहा है। इसके अलावा जो भी बहुत सारे ऐसे भी स्थल है जहाँ पे खानाबदोश लोग फूड और हंटिंग और फूड गैदरिंग वाले करने वाले लोग, घुमंतू प्रजाति के लोग, प्रागैतिहासिक काल के लोग, पाषाण काल के लोग, पाषाण युग के लोग, सभी वो एक साथ रह रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, एक साथ नहीं मतलब अलग अलग क्षेत्रों में। सबका विकास आगे पीछे होते गया। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अगर हम लोग प्रमुख स्थलों की बात करें, ये प्रमुख स्थल कुछ इस प्रकार है। पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में देखेंगे, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर जो है वो हम लोग चन्हुदड़ो के बारे में देखेंगे, फिर लोथल, उसके बाद हम लोग धौलावीरा के बारे में देखेंगे। इस तरह से 4-5 गो स्थल है उनके बारे में देखेंगे। तो बताया जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखें तो ये जो स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, और यहाँ सबसे पहले उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था पाकिस्तान में है, पंजाब में। इसकी खोज जो है वो 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय की जानकारी दी थी। तो सबसे पहले हड़प्पा में एगो टीला की जानकारी एगो पर्यटक था, एक टूरिस्ट था, चार्ल्स मेसन, उसने दिया था 1826 ईस्वी में। इसके बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस स्थल की विधिवत खुदाई की गई। तो सबसे पहले इसकी जानकारी 1826 में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा के टीले के रूप में जानकारी दिया गया था। बाद में 1921 में इसका खोज हुआ दयाराम साहनी के नेतृत्व में, विधिवत खुदाई हुई। आगे देख लीजिए, इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है। तो हड़प्पा जो स्थल है वहीं पे कब्रिस्तान एच मिला है, एक कब्रिस्तान मिला था जो आपका आबादी के दक्षिण वाले साइड में मिला था, जिसको इतिहासकार कब्रिस्तान एच का नाम दिए हैं। आगे देख लीजिए, हड़प्पा में हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं और यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई है। तो विशाल अन्नागार मिला है हड़प्पा में। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि यह जो है विशाल अन्नागार वो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी खुदाई के बाद जितना भी स्थल मिले हैं या जितना भी संरचना मिला है उसमें से सबसे सेकंड नंबर में विशाल अन्नागार है जो कि हड़प्पा में मिला है। इसमें कुल विशाल 12 कक्ष बनाए गए थे। ये जो आपका विशाल अन्नागार है इसमें टोटल 12 गो अलग अलग कमरे बनाए गए थे, बड़े बड़े विशाल 12 गो कक्ष बनाए गए थे, कमरे। आगे देखिए, हड़प्पा से हमें सबसे अधिक अभिलेख यानी कि अभिलेख जो है वो अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा से हम लोगों को सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुए हैं। जो भी मोहरें मिले हैं वो आपका अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। तो हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी भी देखने को मिलती है तथा इसी स्थल पर यानी कि हड़प्पा स्थल पे ही स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों की एक मृण मूर्ति भी मिली है। तो हड़प्पा से ही हम लोगों को स्त्री के गर्भ से एक पौधे वाली एक मृण मूर्ति निकली है। तो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे को दर्शाया गया है एक मूर्ति में, जिसको मृण मूर्ति कहते हैं, वो यहीं से मिला है। ये हो गया आपका हड़प्पा के बारे में। एक यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न
सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आप पीछे लिख सकते हैं, पीछे के जो है वो पॉइंट को पढ़कर। पहला हम लोग जगह देखे हड़प्पा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये हो गया सेकेंड, मोहनजोदड़ो। बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसका लैंग्वेज जो इसका जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में वो होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है और यह स्थल जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल पर जो उत्खनन का कार्य जो है वो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। फिर बताया जा रहा है कि इस स्थल से एक विशाल स्नानागार मिला है। हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, आगे देख लीजिए। तथा यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था, सड़कों का जाल बिछा हुआ था और जो सड़कें जो है वो ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। और यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो भी आपका विशाल अन्नागार है। सबसे बड़ी एक विशाल अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। सेकेंड विशाल अन्नागार हड़प्पा में मिला है। सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। स्नानागार जो था वो आपका सामूहिक स्नान और सामूहिक स्नान के साथ साथ जो भी धार्मिक एक्टिविटी है उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे जो है वो सड़कें जो है वो जाल के रूप में बिछे हुए मिले हैं और यहाँ पे ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। देखिए इस तरह करके ये रहा आपका ग्रिड प्रारूप। तो सड़कें जो है यहाँ पे आपका ग्रिड प्रारूप में इस तरह से बनी हुई मिली है, एकदम एक दूसरे को समकोण काटती थी 90 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। स्नानागार जो है वो आपका अनाज स्टोरेज के लिए बनाया गया था। आगे देख लीजिए। सर्वाधिक मोहरे की बात करते हैं तो वो मोहरे जो है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिला है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिला है, लेकिन सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो अभिलेख आगे देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है, यानी कि रिकॉर्ड लिखना होता है यहाँ पे चित्र के माध्यम से। अभिलेख क्या है तो एक आपका रिकॉर्ड लिखा रहता है चित्र के माध्यम से, और मोहरे क्या होते हैं, स्टंप होते एक तरह से, प्रतीक चिन्ह। ठीक है ना। तो अभिलेख युक्त मोहरे यानी कि अभिलेख मतलब उसमें रिकॉर्ड लिखा रहता था, कहाँ से आया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चित्र के माध्यम से। और एक आपका मोहरे लगा रहता था यानी कि एक तरह से स्टंप लगा रहता था। तो सर्वाधिक जो है ट्रेड आपका मोहनजोदड़ो से होता था, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक मोहरे मिलती हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे आपका हड़प्पा से मिला है। आगे देख लीजिए। यहाँ से प्राप्त हुए प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति और सूती कपड़ा अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी। मतलब 3-4 चीज़ मिला है। सबसे पहले यहाँ पे एक कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति मिली है, पहला। दूसरा यहाँ पे आपका मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति मिली है, यानी कि सिक्कों पर मुद्रा जो होता है ना सिक्का, तो सिक्का के ऊपर पशुपति नाथ का जो पशुपति नाथ है इनका मूर्ति बना हुआ है। और सूती वस्त्र सूती कपड़ा का भी जो है साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा एक दाढ़ी वाला मतलब अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी मिला है, मतलब कि एक आपका ना एकदम अलंकृत यानी कि एकदम शेप साइज किया हुआ, एकदम शेप किया हुआ, दाढ़ी उड़ी एकदम पूरा शेप बनाया हुआ बढ़िया से, एकदम वो एकदम शेप किया हुआ फिक्स था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। एक होता है आपका अभिलेख होता है ना, मतलब रिकॉर्ड लिखा जाता है, उसी तरह एक होता है आपका अभिलेखीय न्यायालय। क्या होता है तो ये आपका रिपोर्ट होता है, रिकॉर्ड रहता है यहीं पे। मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर हाई कोर्ट मानता है, तो हाई कोर्ट जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को वो अभिलेखीय न्यायालय मानता है, यानी कि रिकॉर्ड न्यायालय मानता है। जो जैसा डिसीजन देता है उसके जैसा यहाँ पे ये डिसीजन मानता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा। तो अभिलेखीय न्यायालय होता है अभिलेख से, अभिलेख हम लोग रिकॉर्ड लिखा, अभिलेख युक्त मोहरे बोलते हैं ना, तो अभिलेख मतलब रिकॉर्ड लिखा हुआ रहना, उसको बोलते हैं अभिलेख। तो उसी तरह होता है अभिलेखीय न्यायालय, यानी कि रिपोर्ट रहता है, रिकॉर्ड रहता है। तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है, वो रिकॉर्ड रहता है एक तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन
हाई कोर्ट के लिए अभिलेखीय न्यायालय की तरह है, और हाई कोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक तरह से अभिलेखीय न्यायालय की तरह है। इतना याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, चंदहुदड़ो की बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कोई भी डाटा देंगे ना, तो वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों रहेगा, तो ही वो आपका ऑथेंटिक डाटा होगा। यदि एक ही सोर्स मिला तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। साहित्यिक भी मिल रहा है, पुरातात्विक मिल रहा है, तो फिर बढ़िया है। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, चंदहुदड़ो की बात करते हैं। और चंदहुदड़ो के बारे में देखते हैं कि चंदहुदड़ो जो है वो आपका वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है, और यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य है वो आपका 1935 ईस्वी में किया गया था। तो चंदहुदड़ो में उत्खनन का काम जो है वो 1935 में अर्नेस्ट मैक साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो के जैसा। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था, यानी जो चंदहुदड़ो है ना, वो शहरीकरण यहाँ पे थोड़ा सा कम था। शहरीकरण का यहाँ पे क्या था, अभाव था। और इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मनके और उपकरण, मुहरे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी मनके वगैरह देखने को मिलता है। चंदहुदड़ो में बताया जा रहा है कि यहाँ पे मनके निर्माण करने का कार्य होता था। तो मनके निर्माण का कार्य होता था, इसलिए विद्वानों का ये अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा कि यह जो स्थल है यानी कि चंदहुदड़ो, वो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र रहता होगा। यानी कि ये क्या था, आपका इंडस्ट्रियल एरिया था एक तरह से। और यहाँ पे आपका अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, ये आपका नगरीकृत नहीं था, ये आपका ग्रामीण एक तरह से था। शहरीकरण का यहाँ पे अभाव था, ठीक ना। और इसका जो खोज है वो आपका अर्नेस्ट मैक के द्वारा 1935 में किया गया था। फिर एक पॉइंट और देख लीजिए, चंदहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पे हमें वर्गाकार ईंटों का जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। अधिकांश जो ईंटें मिलते हैं वो आपके वर्गाकार नहीं मिलते थे, आयताकार मिलते थे। लेकिन चंदहुदड़ो में जो आपका ईंट मिला वो आपका वर्गाकार मिल गया। वर्गाकार क्या होता है वो देख लीजिए, ऐसा गोल रहे तो ये आपका, देखिए ये गोल रहे तो आपका वृत्ताकार हो गया, ऐसा रहे तो आपका हो गया वर्गाकार, और ऐसा रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्गाकार। क्या बोलते हैं, वर्गाकार कहते हैं। तो ये हो गया वृत्ताकार, ये हो गया वर्गाकार, और ये हो गया आपका वर्गाकार। वर्गाकार अलग है और वर्गाकार अलग है। ये इस तरह से आपका ईंट होता था। तो चंदहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से हमें वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये वाला जो लाइन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो स्थल और है, एक है आपका लोथल और एक है आपका धोलावीरा। ये स्थल दोनों जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा आज की क्लास में, लगता है, ठीक है ना। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग जो है वो इसको कल की क्लास में ही देखेंगे। और कल की क्लास में हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं इनको भी हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं को भी हम लोग आगे लेकर कल की क्लास में देखते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम स्पीड में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्पीड में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देखिए लोथल के बारे में। लोथल के बारे में बताया जा रहा है कि लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद में भगवा नदी के किनारे है, और ये जो स्थल है वो खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में S.R. राव के नेतृत्व में किया गया था, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, और इस स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा मिला है बंदरगाह के जैसा। आगे देख लीजिए, लोथल से धान और बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए धोलावीरा। तो धोलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर और मानसर नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन 3 हिस्सों में हुआ था। यहाँ पे 3 हिस्सों में नगर का विभाजन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में था, यहाँ पे 3 हिस्सों में था। धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो बांध और कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले धौलावीरा से, और बताया जाता है कि यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था यहाँ पे मौजूद थी। फिर देख लीजिए, इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण या अन्य स्थानों की बात करें तो आपका राखीगढ़ी, रोपड़, कोट दीजी, कालीबंगा, कांगेडोर और आपका बनावली इत्यादि है। तो ये जो है वो आपका
स्पीड में हम लोग देख के भागे हैं। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक कर पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका आज का क्लास, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखेंगे, जिसमें हम लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विशिष्ट व्यवस्था, नगर नियोजन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।